हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का 5वां लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ईथर्स के बारे में। ईथर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर, इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, इनकी क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ईथर्स क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें दो अल्किल ग्रुप्स या एरियल ग्रुप्स डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, उन्हीं कंपाउंड्स को कहा जाता है ईथर। ऐसे कंपाउंड जिसमें दो अल्किल ग्रुप्स या फिर दो एरियल ग्रुप्स, एरियल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग की बात हो रही है। ऐसे कंपाउंड जिनमें दो अल्किल ग्रुप्स या फिर दो एरियल ग्रुप्स सेम ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, उन्हीं कंपाउंड्स को कहा जाता है ईथर। अब एक ऑक्सीजन से दो अल्किल ग्रुप्स भी जुड़ सकते हैं, दो एरियल ग्रुप्स भी जुड़ सकते हैं, एक अल्किल और एक एरियल ग्रुप भी हो सकता है। ये सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? ईथर्स कहलाएंगे। एक और इनकी डिफिनेशन हो सकती है कि आप जानते हैं अल्कोहल्स किसे कहते हैं? ROH ग्रुप को कहते हैं अल्कोहल्स। अगर अल्कोहल्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप या एरियल ग्रुप जुड़ जाए तो जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या कहेंगे? ईथर्स कहेंगे। यानी दोज कंपाउंड्स इन विच टू अल्किल और एरियल ग्रुप्स आर अटैच विथ सेम ऑक्सीजन आइटम आर नोन एज ईथर्स। एग्जाम्पल के तौर पर आपके हो गए CH3O CH3, ऑक्सीजन से दो अल्किल ग्रुप जुड़े हैं, C2H5O CH3, ये सारे क्या होंगे? ईथर्स होंगे। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ईथर्स की। ईथर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ऐसे ईथर्स जिसमें ऑक्सीजन से सेम टाइप के ग्रुप जुड़े हों उन्हें कहा जाता है सिमेट्रिकल ईथर्स, और ऐसे ईथर्स जिसमें ऑक्सीजन से अलग अलग टाइप के ग्रुप जुड़े हों उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। जैसे इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन से दोनों तरफ क्या जुड़ा है? मेथिल ग्रुप जुड़ा है, दोनों सेम ग्रुप्स हैं, यानी ये किसके एग्जाम्पल होंगे? सिमेट्रिकल ईथर्स के। C2H5O C2H5 ये भी किसके एग्जाम्पल होंगे? सिमेट्रिकल ईथर्स के। यानी अगर ऑक्सीजन से दोनों सेम ग्रुप्स जुड़े हैं तो वो कैसे ईथर्स होंगे? सिमेट्रिकल ईथर्स होंगे। और अगर ऑक्सीजन से दोनों डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं तो वो कैसे होंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर्स होंगे। फॉर एग्जांपल C2H5O CH3 या फिर C3H7O C2H5। यहाँ पे भी क्या है? ऑक्सीजन से दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। दोज ईथर्स इन विच सेम ग्रुप्स आर अटैच विथ ऑक्सीजन आर नोन एज सिमेट्रिकल ईथर्स, and those ethers in which different groups are attached with oxygen atom are known as unsymmetrical ethers। तो अब बात कर लेते हैं ईथर्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में ईथर्स को कहा जाता है अल्कोक्सी अल्केन, जहाँ पे अल्कोक्सी की जगह नंबर ऑफ कार्बन आइटम रखना है और अल्केन की जगह पर भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम रखना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे CH3O CH3 यानी ऑक्सीजन से दोनों तरफ सेम तरीके के ग्रुप जुड़े हैं, दोनों तरफ मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, तो मेथिल ग्रुप के लिए ये अल्कोक्सी भी लिखेंगे और अल्केन भी लिखेंगे। नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन। दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े हैं और दोनों क्या है? मेथिल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं और कौन से ग्रुप हैं? एथिल ग्रुप्स हैं, C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन। अगला देखते हैं। अब इस कंपाउंड में एक मेथिल ग्रुप लगा है और दूसरा एथिल ग्रुप लगा है। तो अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो यानी ऑक्सीजन से डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हों तो जिस ग्रुप में कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे उसे एज अ अल्कोक्सी लिखना होगा, और जिसमें ज़्यादा कार्बन आइटम होंगे उसे एज अ अल्केन। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? ये एक कार्बन का है और ये दो कार्बन का, यानी अल्कोक्सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? मेथ, और अल्केन की जगह पर क्या लिखेंगे? एथ। नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो गया? मेथॉक्सी एथेन। यानी जो CH3O ग्रुप है इसके लिए लिखा गया है मेथॉक्सी और C2H5 के लिए लिखा गया है एथेन। अगला देखते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन से मेथिल ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है, तो अब इस केस में भी अल्कोक्सी की जगह पर यह लिखना होगा और अल्केन की जगह पर ये। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से जुड़ा है और उसके साथ दो कार्बन जुड़ा है, यानी यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग चाहे इधर से कर सकते हैं या फिर इधर से कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बराबर दूरी पर है, यहाँ से नंबरिंग हो जाती है। अब CH3O ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं? मेथॉक्सी ग्रुप कह सकते हैं। और मेथॉक्सी ग्रुप किसके साथ जुड़ा है? प्रोपेन के दूसरे कार्बन पे, यानी नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो गया? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये 3 कार्बन की चेन है, यानी क्या है? प्रोपेन है। और प्रोपेन की दूसरे पोजीशन पे क्या लगा है? CH3O यानी मेथॉक्सी, तो नाम क्या हो गया? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन।
अगला देख लेते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन से लगा है C6H5 यानी बेंजीन लगा है, और इधर एक 5 कार्बन का ग्रुप लगा है। तो अब यहाँ पे ये 6 कार्बन का ग्रुप है और ये 5 कार्बन का, यानी ये छोटा ग्रुप है, तो अल्कोक्सी की जगह पे हमें इसे लिखना होगा। अब इसमें भी एक साइड चेन पाई जा रही है, नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि ऑक्सीजन यहीं से जुड़ा है, 1 2 3 एंड 4। तीसरे पोजीशन पर है मेथिल ग्रुप, और 4 कार्बन की चेन ऑक्सीजन के साथ मिली हुई है। तो नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के लिए नाम लिखेंगे 3 मेथिल, ये हो गया 3 मेथिल इसका नाम, और 4 कार्बन की चेन साथ में ऑक्सीजन यानी ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी ये पूरा हो गया। अब बचा है सिर्फ ये बेंजीन रिंग, इसलिए आगे लिखा जाएगा बेंजीन। नाम क्या हो गया, 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें 2 ईथर ग्रुप लगे हैं, एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर है। अब इसमें क्या करेंगे, जो बीच वाला कार्बन होगा उसकी नंबरिंग करेंगे। 2 कार्बन की चेन है, 1 और 2। अब अगर पहले कार्बन से देखा जाए तो क्या लगा है, CH3O यानी मेथॉक्सी ग्रुप, और दूसरे कार्बन से भी क्या लगा है, CH3O यानी मेथॉक्सी ग्रुप। यानी इस कंपाउंड में 2 मेथॉक्सी ग्रुप पाए जा रहे हैं और एक एथेन पाया जा रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2, 2 मेथॉक्सी है इसलिए डाई मेथॉक्सी, 2 कार्बन की चेन है इसीलिए एथेन। नाम क्या हो गया, 1 2 डाई मेथॉक्सी एथेन। तो इस तरीके से ईथर्स का नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर्स बनाए कैसे जाएंगे। तो सबसे पहला मेथड है बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से ईथर प्रिपेयर किए जाते हैं। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स आप एल्कोहल्स में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता था, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता था और हमें क्या मिलते थे, अल्कीन मिलते थे। लेकिन उस डिहाइड्रेशन और इस डिहाइड्रेशन में सिर्फ डिफरेंस है किसका, टेम्परेचर का। अगर आप ध्यान दें तो एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन में अल्कीन तब बनता है जब टेम्परेचर 443 केल्विन हो, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 413 केल्विन। यानी 443 केल्विन पे एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करने पर हमें अल्कीन्स मिलेंगे, लेकिन 413 केल्विन पे एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करने पे हमें ईथर्स मिलता है। यहाँ पे हुआ क्या है, 2 एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल हैं, जब इनका डिहाइड्रेशन कराया गया, यानी डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, तो होगा क्या, वाटर निकलेगा, एक मॉलिक्यूल में से OH निकलेगा और अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल में से H निकलेगा। CH3 CH2 ग्रुप आके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। इसका मैकेनिज्म भी हमें पढ़ना है। अब इसका जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल्स का रिएक्शन प्रोटॉन के साथ। अब आपको पता है यहाँ पे क्या लिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि क्या है, एक प्रोटिक एसिड है, यानी प्रोटॉन डोनेट करता है। वही प्रोटॉन क्या करेगा, अल्कोहल के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, और अगर प्रोटॉन ने ऑक्सीजन पर अटैक किया तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है, ये तो हो गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो स्टेप 1 में बन चुका था। अब ये है अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल। अब अगर इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल में ध्यान दिया जाए तो ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। यहाँ पर ये जो अल्कोहल है ये वर्क कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यानी अल्कोहल कैसा वर्क कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है तो कहाँ क्या करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी लो है। अब अगर अल्कोहल का ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। इस CH3 पे आएगा प्लस चार्ज जो किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये यहाँ पे देखिए CH3 CH2 उसी के साथ जुड़ा है ऑक्सीजन और उससे जुड़ा है हाइड्रोजन, और उसी ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया है, ये कार्बन, क्योंकि इसके ऊपर क्या आया था, प्लस चार्ज आया था, और आपका बन गया ये कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन को देकर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर में, CH3 CH2O CH2 CH3। यानी इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन के साथ रिएक्शन हुआ है और बना है ऑक्सोनियम आयन। दूसरे स्टेप में इसी ऑक्सोनियम आयन पर अटैक करेगा अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये कार्बन आके किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से, जिससे इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और फिर हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा और हमें क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैकेनिज्म है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल आके बैक साइड से अटैक कर रहा है कार्बन पे, उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। इसीलिए इस मेथड से वही ईथर्स बनाए जा सकते हैं जिसके पास प्राइमरी अल्किल ग्रुप्स हों। अगर यहाँ पे जो अल्कोहल लिया गया है ये प्राइमरी की जगह सेकेंडरी अल्कोहल होता तो उस केस में क्या होता, ये दूसरा अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता,
क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल के केस में इस कार्बन के साथ और एक कार्बन जुड़ा होता जो इस आने वाले मॉलिक्यूल के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता, और SN2 मैकेनिज्म फॉलो ना होकर SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाती और हमें क्या मिल जाता? अल्कीन मिल जाता। यानी इस मेथड से हमें ऐसे ईथर्स मिलते हैं जिसके साथ प्राइमरी अल्किल ग्रुप्स जुड़े हों। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि अगर किसी प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया जाता है एट 413 केल्विन तो हमें क्या मिलता है? ईथर मिलता है। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है और इससे ऐसे ईथर्स बनाए जा सकते हैं जिसमें प्राइमरी अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले मेथड की, जो है विलियमसन सिंथेसिस। ये जो मेथड है ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप की ईथर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में होता क्या है, एक अल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ और हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है? ईथर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है CH3Br यानी मेथिल ब्रोमाइड, ये रिएक्शन कर रहा है C2H5ONa यानी सोडियम एथॉक्साइड के साथ। अब यहाँ पे होगा क्या? Na+ और O- के फॉर्म में ये ब्रेक होंगे। C2H5O- ये वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब एक न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है यानी यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, और जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो उसके बाद क्या होगा? ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? C2H5OCH3। यानी वो क्या रहा है? C2H5O- एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, और जब C2H5O- इस कार्बन के साथ जुड़ेगा उसके बाद ब्रोमीन माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और सोडियम प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NaBr। इस मेथड से ऐसे भी ईथर बनाए जा सकते हैं जिसमें सेकेंडरी और टर्सरी अल्किल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है CH3Br और इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या हो रहा है? यहाँ से O के ऊपर आएगा माइनस, सोडियम पे आएगा प्लस, ये पूरा ग्रुप ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के साथ और इस कार्बन से जुड़ने के बाद क्या बना देगा? एक ईथर बना देगा। सोडियम पे प्लस, ब्रोमीन पे माइनस आएगा और क्या बना देगा? NaBr। यानी ये जो विलियमसन सिंथेसिस है इससे सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और ऐसे ईथर्स भी बनाए जा सकते हैं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी तीनों अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो अल्किल हैलाइड यहाँ पे लिया जाएगा वो हमेशा प्राइमरी होगा। जो सोडियम अल्कोक्साइड है वो सेकेंडरी या फिर टर्सरी हो सकता है, लेकिन जो अल्किल हैलाइड होगा वो हमेशा प्राइमरी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जो अल्कोक्साइड आयन होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, और अगर कार्बन प्राइमरी है तभी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। लेकिन अगर जो अल्किल हैलाइड है वो सेकेंडरी या फिर टर्सरी अल्किल हैलाइड हो तो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आपका बनेगा CH3O- ये कार्बन पे बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मेथिल ग्रुप है ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा तो फिर SN1 फॉलो हो जाएगा, यानी ब्रोमीन माइनस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा? अल्कीन में चेंज हो जाएगा। तो विलियमसन सिंथेसिस से किसी भी टाइप की ईथर्स बनाए जा सकते हैं, बस ध्यान ये देना है कि जो आपका अल्किल हैलाइड होगा वो प्राइमरी होगा और जो अल्कोक्साइड है वो प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी कोई भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। दो मेथड थे, पहला था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा था विलियमसन सिंथेसिस। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।